तो ठीक है, तो आज हम क्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो पास्ट पेपर हैं उसमें लेक्चर 5 डिस्कस करने वाले हैं जीके का, और तकरीबन एक लेक्चर और होगा इसके बाद तो जीके के सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टेस्ट के लिए। ये जीके जो है वो यूबीआईटी के लिए, फार्मेसी के लिए, बी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए या डीपीटी के लिए या इसके अलावा जो कोई अप्लाई करना चाहते हो उन तमाम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि विच कंट्री हैज़ नो बॉर्डर्स विथ सीरिया, कि किस कंट्री का बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ नहीं मिलता। तो सीरिया आप जानते हैं, सीरिया जो है वो एक एशियन कंट्री है। सो दिस इज़ अ मैप ऑफ सीरिया, ये मुल्क शाम है। ठीक है, तो सीरिया जो मुल्क शाम है जिसका कैपिटल सिटी डेमेस्कस या फिर दिमिश्क है। ठीक है, तो उसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ आपको मिलते हैं उनमें से एक है टर्की, दिस इज़ द फर्स्ट बॉर्डर कंट्री ऑफ सीरिया। द सेकंड इज़ इराक, द सेकंड बॉर्डर कंट्री। द थर्ड वन इज़ जॉर्डन, इन उर्दू वी कॉल्ड इट उर्दन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ लेबनान या लबनान। तो देयर आर 1 2 3 एंड 4, 4 बॉर्डर नेशंस हैं इसके, और थोड़ा सा यहाँ पर ये इसराइल से भी मिलता है, इसराइल से। दिस इज़ द 5th वन। तो टोटल 5 हमारे पास जो है वो बॉर्डर नेशंस है सीरिया के। टर्की है, इराक है, जॉर्डन है और लेबनान है और इसराइल है। तो बीच में ये हमारे पास दिमिश्क है, और दिमिश्क के अलग अलग शहर हैं ये, जिनमें से कैपिटल सिटी डेमेस्कस या दिमिश्क है शाम के अंदर, और एलेपो है जहाँ पर काफ़ी मसाइल चलते हैं, उसी को जो है वो हल्ब कहा जाता है। ठीक है, एलेपो। तो यहाँ पर एक सवाल आया था केयू के अंदर कि किस कंट्री का बॉर्डर शाम के साथ नहीं है। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे, तो उसका करेक्ट आंसर था ईरान। ईरान का बॉर्डर जो है वो शाम के साथ आप देख सकते हैं किसी तरफ से नहीं मिलता। ठीक है, तो बाकी इन कंट्रीज़ के नाम होंगे कि 3 में, और एक ईरान होगा। तो ईरान इज़ नॉट द बॉर्डर कंट्री ऑफ सीरिया। क्लियर? तो उसके लिए वर्ल्ड मैप आपको पता होना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटैलिटी? मेहमान नवाजी। यस, किसको कहा जाता है? केपी के, खैबर पख्तूनख्वा को कहा जाता है द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, चूँकि वो बड़े मेहमान नवाज वाक़ई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉप सीजन्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने क्रॉप सीजन्स होते हैं? 2 होते हैं। क्या नाम है उनके? रबी एंड खरीफ। वन इज़ रबी एंड द सेकंड इज़ खरीफ। तो रबी की फसलें होती हैं और ख़रीफ़ की फसलें होती हैं। तो 2 ही मौसम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, रबी और ख़रीफ 2 फसलें होती हैं। ठीक है, द वर्ल्ड साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। द वर्ल्ड साइंस डे, साइंस का आलमी दिन किस डे को मनाया जाता है? 10 नवंबर को। यस, यू आर क्वाइट राइट, 10 नवंबर। सेलिब्रेट किया है क्या कभी? अच्छा, पोस्ट वगैरह में आते हैं। 10 नवंबर को जो है वो साइंस का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है, 10th ऑफ नवंबर को। ठीक है, यूएस परचेज फ्लोरिडा फ्रॉम विच कंट्री। यूएस ने फ्लोरिडा को किस कंट्री से परचेज किया? तो हाँ, हाउ डू यू नो? पढ़ लिया पास पेपर तुमने? दैट्स गुड भाई। वैसे इसने इसको फ्रांस से नहीं किया, गलत आंसर है, उसमें स्पेन से किया था। वो पास पेपर में फ्रांस लिखा हुआ है बट द करेक्ट आंसर इज स्पेन। तो अमेरिका के काफ़ी सारे स्टेट्स, उनमें से एक स्टेट यहाँ होता है फ्लोरिडा, जिसका कैपिटल सिटी होता है मियामी। तो फ्लोरिडा जो है वो उसको स्पेन से परचेज़ किया था अमेरिका ने, यूएसए ने। स्पेनिश स्टेट था पहले ये फ्लोरिडा। ठीक है, नेक्स्ट है कैटालोनिया इज़ द रीजन ऑफ विच कंट्री। कैटालोनिया किस रीजन में वाक़ है? यस, स्पेन में वाक़ है। ठीक है, तो कैटालोनिया इज़ ये कंप्लीट जो कंट्री है, दिस इज़ स्पेन, और स्पेन के अंदर ये जो पोर्शन है रेड वाला, दिस इज़ कॉल्ड कैटालोनिया। तो एक रीजन है, ख़ित्ता है स्पेन के अंदर कैटालोनिया का, जिसमें कैटालान्स रहते हैं सारे, स्पेनिश ही बोली जाती है। ठीक है, तो ये इस रीजन को हम कैटालोनिया कहते हैं स्पेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन।
वुमेंस डे किस ईयर में मनाया, किस डेट को मनाया जाता है? औरतों का आलमी दिन। अब आपको क्या पता होगा वैसे? 8 तारीख को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। औरत मार्च से याद रख लो, 8 मार्च याद हो जाएगा। ठीक है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नोबेल प्राइजेस विनर्स? किस कंट्री को सबसे ज़्यादा जो है वो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है? द मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ किस कंट्री के पास है? अमेरिका के पास ही होंगे, यस। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ हैं और उनके नंबर है 400। 400 नोबेल प्राइज़ जो है वो अमेरिका ने विन किया है। और पाकिस्तान ने कितने विन किए हैं? 2 विन किए हैं, अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफज़ई। ठीक है। और अमेरिका ने 400 किए। कम लेट हो जाओ। तो लेट आओगे तो गेट बंद हो जाएगा। तो विच कंट्री हैज़ मोस्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स? तो यूएसए के मोस्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। तो आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो किस शख्स के नाम पर दिया जाता है? इस बंदे के नाम पर दिया जाता है। इस बंदे का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। वो डायनामाइट के इन्वेंटर थे और उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पहला नोबेल प्राइज़ किस ईयर में गया? 1901। सन 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ गया। ठीक है। और इस साल जो नोबेल प्राइज़ 2021 में गया है वो किस डेट में गया है? 8 अक्टूबर की 8 तारीख को नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया। नोबेल प्राइज़ हर साल कितने लोगों को दिया जाता है? कितने सब्जेक्ट्स में? 5 कामों पे दिया जाता है। ठीक है। एक दिया जाता है केमिस्ट्री पर, एक दिया जाता है फिज़िक्स पर, एक दिया जाता है मेडिसिन पर, एक दिया जाता है लिटरेचर पर, अदब का नोबेल प्राइज़, और एक दिया जाता है आपके पास किस पर भाई? पीस पर, अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। कुछ ऐसे, अच्छा, 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ एक ही बंदे ने जो लिया है उनका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों के नोबेल प्राइज़ जो है वो हासिल है। ठीक है। और मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, ये वाहिद हस्बैंड वाइफ कपल थे जिनको दोनों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। ठीक है। तो मैरी क्यूरी या मैरी क्यूरी हैं और उसके अलावा पेरी क्यूरी हैं। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो दे आर द ओनली हस्बैंड एंड वाइफ टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। और एक तो ये पहला रिकॉर्ड, ये सेकंड रिकॉर्ड क्या? मैरी क्यूरी वाज द ओनली पर्सन टू हैव नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उनको पहले फिज़िक्स में मिला, उसके बाद केमिस्ट्री में मिला। एंड इन्हीं की एक बेटी थी, इनका नाम था पेटिट क्यूरी। पेटिट क्यूरी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। ये वाहिद कह लो कि माँ बाप और बेटी की जो है वो एक ख़ानदान था जिसमें पूरे ख़ानदान को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। पेटिट क्यूरी वॉज द डॉटर ऑफ मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। एंड मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस पर बड़ा काम किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें याद रखें। पाकिस्तान में 2 नोबेल प्राइज़ गए। एक 1974 में गया डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर वर्क करने पर, और मलाला यूसुफज़ई को गया है तो वो पीस का। तो नोबेल प्राइज़ जो उसको उनको गया, अब्दुल सलाम को फिज़िक्स का गया है और मलाला यूसुफज़ई को पीस का नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया। ठीक है। और जहाँ तक बात किया जाता है कि लाइक कितने लोगों ने नोबेल प्राइज़ को जो है वो वापस किया, तो 4 लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिटर्न किया है, लेने से इनकार किया। ठीक है। तो 4 लोग हैं टोटल जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिजेक्ट कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, लेने से इनकार कर दिया था। उसके पीछे को पॉलिटिकल रीजंस वगैरह थे जिसकी वजह से ऐसा किया गया। और इंडिया में भी काफ़ी नोबेल प्राइज़ गए हैं। जगह शिखर चंद्र बोस जो थे उनको नोबेल प्राइज़ गया है फिज़िक्स का, जिन्होंने बोसॉन पार्टिकल उसको डिस्कवरी की थी। CV रमन, उनको गया है इंडिया में नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का। उन्होंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, उनको भी लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ही वॉज अ ग्रेट उर्दू ऑथर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो ये तो ऐसे मैंने बताया नोबेल प्राइज़ के बारे में जो पूछ सकते हैं आपसे कुछ चीज़ें। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ अमेरिका के पास गया है 400।
वैसे टोटल 398 है, 2 लोगों को 2 बार नोबेल पैसा नवाजा गया, तो टोटल 400 हो गए। लोगों को 398 दिया गया है और एक ऐसे और 2 लोग ऐसे थे जिनको 2 बार दिया गया, इसलिए टोटल 400 हो गए। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड या सिसली? सिसली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन विच सी? सिसली इटली के अंदर मौजूद है, इटली का एक आइलैंड है, इटली का एक जजीरा है। कौन से समंदर में मौजूद है? ये सिसली जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, किस समंदर में है? ये समंदर कौन सा कहलाता है? अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के नॉर्थ पे। ऑप्शन 4, चलो 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, एजेंसी। कौन सा वाला? थर्ड वाला। यस, दिस ओशियन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी इसको कहा जाता है। ये मेडिटेरेनियन सी है और इसी को उर्दू में हम लोग कहते हैं बहीरा रोम। इसी को बहीरा रोम कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी को। बाकी सारी सीज़ अलग अलग है, अलग अलग कंट्री में, ठीक है। ये जो ऊपर ये जो कंट्री आपके पास, ये जो यहाँ पर समंदर आपको दिख रहा है, दिस सी इज़ कॉल्ड ब्लैक सी। ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये अंदर की तरफ जो जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एड्रियाटिक सी। और क्वीन ऑफ एड्रियाटिक पिछली क्लास में बताया था, वेनिस को कहा जाता है, वो यहीं कहीं मौजूद है। और ये वाला जो समंदर ग्रीस के साथ आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एजेंसी, ये एजेंसी कहलाता है। और ये काफ़ी बड़ा है, दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। सही है, ये अलग अलग समंदर आपको यहाँ दिखाएं, ब्लैक सी, एजेंसी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी। तो सिसली जो है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड हो रहा है लेक्चर, घर जाके उसको लास्ट में लिख लिया करो, सारी चीज़ों को देख कर एक बार लेक्चर को। अगर अभी लिखने में अगर आपकी जान जाती है तो उस सूरत में ये आपके ऊपर, आप जब लिखना चाहो तब लिखो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं इसको भूल जाओगे तो देखो, मुझे तो याद रहेगा, मेरा तो इंटरेस्ट इन चीज़ों में बचपन से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में। मुझे कभी केमिस्ट्री वगैरह पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ भी नहीं आज तक, बल्कि है वो इंजीनियरिंग वगैरह सब किया हुआ मैंने, MS वगैरह, MPhil वगैरह, बट इंटरेस्ट मेरा इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा है बचपन से, उल्टी पुल्टी चीज़ें पढ़ने का, ठीक है। जबकि आपका इंटरेस्ट इसमें कभी बना नहीं, आपने रट्टे लगाए स्कूलों में, इसलिए आपको पता ही नहीं है कौन सा समंदर है, कहाँ है, इसको समझना है ठीक से। वेयर इज सेंट पीटर्स बेसिलिका कैथेड्रल? सेंट पीटर्स बेसिलिका कैथेड्रल कहाँ मौजूद है? वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है। असली लास्ट क्लास में बताया था आपको मैंने, वेटिकन सिटी में। और वेटिकन सिटी के बारे में बताया था कि स्मॉलेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो मुल्क है हमारे पास, दैट इज़ वेटिकन सिटी। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री हमारे पास है, वेटिकन सिटी कहलाता है। अब ये पूरा कंट्री है, ये जो है ना, ये पूरा जो तस्वीर बनी हुई है सेंट पीटर्स बेसिलिका। और ये देखो, ये यहाँ शुरू है, यहाँ कंट्री ख़त्म है, बस ये मुल्क इतना बड़ा ही है। सिर्फ एक चर्च इसके अंदर और ये थोड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है बस, और ये चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका। इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो पोप रहते हैं, रोमन कैथोलिक्स के जो पोप है इसी के अंदर रहते हैं। तो ये इटली के अंदर मैंने बताया था, चारों तरफ से इटली से सराउंड है, इसके बाहर चारों तरफ इटली का कंट्री है, बस एक छोटी सा जो है वो बिल्डिंग है जिसको अलग कंट्री बना दिया गया, वेटिकन सिटी, ठीक है। ये सेंट पीटर्स बेसिलिका कैथेड्रल है, क्लियर है। व्हाट एनरिको फर्मी इन्वेंटेड? एनरिको फर्मी ने क्या इन्वेंट किया, क्या ईजाद किया? तो दिस साइंटिस्ट वाज एनरिको फर्मी। और एनरिको फर्मी ने क्या बनाया था? दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एनरिको फर्मी ने बनाया था। तो ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। साइंटिस्ट हैं ये, बहुत बड़े हैं, नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं ये भी, एनरिको फर्मी। फर्मियन एक पार्टिकल एटम के अंदर होता है, फर्मियन वो इन्हीं के नाम पर है, फर्मियन। FATF हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन विच कंट्री? FATF का नाम आपने बड़ा सुना होगा, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में आने वाला था। तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो उसकी जो है वो मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं। इसका हेड क्वार्टर का है FATF का? जापान में नहीं है, पेरिस में। पेरिस में FATF के हेड क्वार्टर है, ठीक है। और यही कंट्री ग्रे लिस्ट में डालती है, ब्लैक लिस्ट में डालती है, वाइट लिस्ट में डालती है कंट्रीज़ को। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उसको मसला आ जाता है,
लोग उससे ट्रेडिंग वगैरह बंद कर देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ये FATF देखती है, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो फोर्सेस होती है ना, तो कितनी कंट्रीज़, ये नेटो का सिंबल है, तो कितनी कंट्रीज़ नेटो के मेंबर्स हैं टोटल? नेटो नो 30 कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ नेटो कंट्रीज़ में, जिसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं नेटो के अंदर, ठीक है। इनकी पूरी फोर्सेस होती हैं जो पीस कीपिंग फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। नेटो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हैं वैसे ये टोटल जो भी ये नेटो फोर्सेस होती हैं। द ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा वॉज बिल्ट बाय होम? तो इराक के अंदर एक बड़ी मस्जिद है इस तरह की, कभी तस्वीरों में देखा होगा इसको, समारा, द ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा कहा जाता है, समारा की मस्जिद कहते हैं उसको। तो ये ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा जो है वो किसने बनाया था? तो ये अब्बासी खिलाफत के दौरान बना था, और अब्बासी खलीफा एक थे खिलाफत बनु अब्बास में, अल-मुतवक्किल। तो अल-मुतवक्किल ने इनको इसको जो है बनाया था, खलीफा अल-मुतवक्किल, अब्बासी खलीफा थे, उन्होंने उसको बनाया था। खिलाफत बनु अब्बास जो खिलाफत उस्मानिया से पहले आई थी, तो उसने इस मस्जिद को बनाया था। इराक के अंदर उनकी बादशाहत थी, और खलीफा अल-मुतवक्किल के दौर में समारा ही जो है वो कैपिटल था किसका? खिलाफत बनु अब्बास का। वरना उससे पहले बगदाद को एज ए कैपिटल उन्होंने बनाया हुआ था, बाद में वो समारा को बना दिया था उन्होंने कैपिटल, ठीक है। तो ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत सी है, और बड़ा एक शानदार इसकी डिज़ाइनिंग है, यूँ करके लोग इसके ऊपर जाते हैं, घूमते घूमते ऊपर तक जाता है ये इस तरह की मस्जिद है। द ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क वाज बिल्ट बाय? दमिश्क के अंदर शाम में भी एक जामा मस्जिद है बहुत पुरानी, तो द ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क कहते हैं। इसको किस बादशाह ने बनाया था, तामीर करवाया था? क्योंकि आपको पता है शाम के अंदर जो है ना, जिस सल्तनत की हुकूमत रही है वो कौन सी थी? बनो उमैया या उमैया डायनेस्टी। तो बनो उमैया जो थी उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत मुल्क शाम के अंदर मौजूद थी, और शाम के अंदर दमिश्क के अंदर अमीर माविया का तख्त भी जो है वो शाम में ही था, दमिश्क में था, यजीद का भी और बाकी लोगों का भी। तो उस जो जामा मस्जिद बनाई गई थी वो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने बनाई थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक वाजा उमैया कैलिफ, बनो उमैया के खलीफा था जो अब्बासी से भी पहले थे। अब्बासी के बाद वो बनो उमैया के बाद, बनो उमैया से पहले कौन थे? खिलाफत राशिदा। मतलब इस तरह से चली ना ये, कि सबसे पहले जो है वो खिलाफत राशिदा चली, जिसके पहले खलीफा आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फ़ाइनल खलीफा इसके क्या है? हज़रत अली करमल्लाहु वजह। और खिलाफत राशिदा के बाद क्या आगे? खिलाफत बनो उमैया। खिलाफत बनो उमैया में जो पहले खलीफा आए उनका नाम था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अमीर मुआविया के बाद जो लास्ट इसके जो कैलिफ आए थे उनका नाम था मरवान सानी या मरवान द सेकंड। इस खिलाफत का ख़ात्मा किया खिलाफत बनु अब्बास में। तो खिलाफत उसके बाद आई कि खिलाफत बनु अब्बास। तो इन सब की अपनी अपनी सल्तनत थी ना। खिलाफत राशिदा जो थी वो मदीना के अंदर थी, खिलाफत बनु उमैया जो थी वो मुल्क शाम के अंदर चला करती थी दमिश्क में। खिलाफत बनु अब्बास पूरी की पूरी इराक़ के अंदर इनकी सल्तनत बनी हुई थी, इराक़ से वो लीड करते थे। खिलाफत बनु अब्बास के जो पहले खलीफा थे वो अलसुफ़ा थे, सुफ़ा मतलब होता खून बहाने वाला, अलसुफ़ा। उसके बाद खलीफा अल-मंसूर आए, फिर खलीफा हारून रशीद आए, फिर मामून रशीद आए, और इसके आखिरी खलीफा जो थे वो थे अल-मुअतसिम बिल्ला थे। इन्हीं को जो है वो हलाकू ख़ान ने जो है वो इनकी सल्तनत को ख़त्म किया था, मंगोल बादशाह ने, और अल-मुअतसिम के बाद खिलाफत बनु अब्बास का ख़ात्मा हो गया था। फिर इराक़ में कहीं बाद उसके बाद सल्जूकी सल्तनत वहाँ पर आ गई थी, सल्जूकियों की, तो वो लेकिन बहुत बड़ी सल्तनत नहीं थी वो। तो खिलाफत बनु अब्बास के बाद जो हम बड़ी खिलाफत कहते हैं वो खिलाफत उस्मानिया को हम कहते हैं। खिलाफत उस्मानिया जो खिलाफत बनु अब्बास के बाद फाइनली आई थी, ठीक है। इसको शुरू करने वाले जो थे उस्मान, उनका नाम था उस्मानिया, इसी नाम से था खिलाफत उस्मानिया। उस्मान वाज द फर्स्ट कैलिफ या सुल्तान ऑफ खिलाफत उस्मानिया, ये अर्तुगरुल उनके वालिद थे, ठीक है। और उस्मान के बाद जो फाइनल जो आए क्या कौन थे? फाइनल सुल्तान अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद जो थे ही वाज द लास्ट कैलिफ ऑफ खिलाफत उस्मानिया। और खिलाफत उस्मानिया के बाद क्या थी कि ये जो खिलाफत थी टोटल इस्लामिक खिलाफत वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद अब तक 2021 तक कोई खिलाफत मौजूद नहीं है, वरना ये नबी के दौर से चली आ रही है सारी। तो अब जो खिलाफत बनु उमैया थे उनमें जो है वो उन्होंने एक बड़ी मस्जिद बनाई थी दमिश्क में, और उसके खलीफा ने बनाई थी जिनका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है।
तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड 8th कॉन्टिनेंट? कौन सा, अच्छा 8वां बर-ए-आज़म किसे कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड द 8th कॉन्टिनेंट। 8वां बर-ए-आज़म किसे कहते हैं? 7 बर-ए-आज़म तो हम सब जानते हैं कि बर-ए-आज़म 7 है, लेकिन एक 8वां बर-ए-आज़म भी डिस्कवर हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यू ज़ीलैंडिया। क्यों? चूँकि ऑस्ट्रेलिया के पास ना एक पूरा एक बहुत बड़ा जो है पैच ऑफ लैंड है, बट वो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड का मतलब वो डूबा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, वो ग्रेट बैरियर रीफ बनाता है वो, ठीक है। तो ज़ीलैंडिया, तो उसमें सिर्फ एक पोर्शन है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है कंट्री की सूरत में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वाहिद है जो थोड़ा ऊपर खुश्की में आया, वरना सारे का सारा ये पानी के नीचे है, और ये पूरा उसके नीचे जो है वो रीफ बने हुए पूरे। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने सुना होगा। सबसे बड़ी कोराल रीफ जो है वो यहीं पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईस्ट पर मौजूद है। तो वो सब सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो इसको 8th कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर डूबा हुआ है, 99% पार्ट इसका डूबा हुआ है। 1% सिर्फ उठा हुआ है, जिसको न्यूजीलैंड कहते हैं, जिसको कंट्री है पूरी एक, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है, उसका न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? दिस इज़ वेलिंगटन। वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, और वेलिंगटन को कहा जाता है वाइंडे सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वाइंडे सिटी क्यों? वाइंडे सिटी सबसे तेज़ हवाएं न्यूजीलैंड में चलती हैं, हर वक्त 35-40 किलोमीटर पर आवर से हवाएं चलती रहती हैं। उधर न्यूजीलैंड में अगर आप वेलिंगटन में जाओगे ना, तो आपके लिए खड़ा होना मुश्किल है, हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं। तो वो लोग ज़्यादा रेड रोड पे खड़े नहीं हो सकते वहाँ पर, हर वक्त 24 घंटे हवाएं तेज़ चलती रहती हैं, और अभी से नहीं 100 सालों से ऐसे ही है वहाँ पर। तो वेलिंगटन इज़ कॉल्ड द वाइंडी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे तेज़ हवा चलने वाली शहर है, इसमें सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं। कभी मैचेस वगैरह होंगे ना, तो कभी देखना न्यूजीलैंड में होता है, हवाएं चलती रहती थी उसके अंदर, इसलिए न्यूजीलैंड में ज़्यादा मैचेस किए नहीं जाते। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये तो बड़ा आसान है, होमो सेपियंस है साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस। तो इंसान के तो अच्छा वो अलग अलग दौर चलें। होमो सेपियंस से पहले होमो नेंडरथैलिस था, नेंडरथल मैन जिसको हम कहते हैं। उनसे पहले होमो इरेक्टस थे, उनसे पहले होमो हैबिलिस थे जो ज़्यादातर बंदर जैसे ही थे, और उनसे भी पहले ऑस्ट्रेलोपैथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपैथेकस जो थे बिल्कुल स्टार्टिंग थे कि जब होमिनाइड्स टाइप के थे, जब बंदरों के अंदर इंसान जैसी खसूसियात आनी शुरू हुई। तो ऑस्ट्रेलोपैथेकस से, होमो हैबिलिस से, होमो इरेक्टस से, नेंडरथल मैन है, उसके बाद फिर होमो सेपियंस होते हैं। ये डार्विन ने पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है अपनी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, हाउ द human beings are evolved from monkeys or different species. But this is contrary to the teachings of Islam. That's why we don't have to trust over this thing. ठीक है। परिस्तान लेक इज लोकेटेड इन which area? किस शहर में मौजूद है परिस्तान झील? ऑप्शन दे दो, चलो दे देता हूँ। फर्स्ट इज हुंजा, सेकंड इज जो है सेकंड इज गिलगित, सी इज सवात, एंड डी इज स्कर्दू। कहाँ पर मौजूद है? हुंजा में, गिलगित में, सवात में या स्कर्दू में? हुंजा में जो लेक है ना, हुंजा में ये नहीं है। हुंजा में जो लेक है, हुंजा में 2 लेक्स मशहूर है, एक अताबाद है, अताबाद लेक, और एक नलतर है, नलतर झील। दीज 2 आर द फेमस लेक्स ऑफ हुंजा, अताबाद और नलतर। हाँ, सवात में भी नहीं है, सवात में तो झीलें नहीं है, सवात में सवात रिवर है, दरियाए सवात है। स्कर्दू है, डी ऑप्शन। स्कर्दू में जो झीलें हैं वो बहुत फेमस है, परिस्तान लेक वहीं पर है। इस तरह से एक आंसू लेक है वहाँ पर, आंसू झील टेयर ड्रॉप टाइप का है, काफ़ी ऊंचाई पर है आंसू झील। और आंसू झील के अलावा एक और एक झील उसमें है लालूसर, लालूसर लेक। तो लालूसर लेक जो है वो लालूसर झील, वो भी कहाँ पर है? वो स्कर्दू के अंदर है। स्कर्दू में 3 झीलें मशहूर है, परिस्तान झील, आंसू झील और लालूसर झील। बाकी हुंजा में नलतर है और अताबाद झील है पाकिस्तान में। ठीक है, तो मसला याद रखें इसको। तो स्कर्दू इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ द टॉलेस्ट मैन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के सबसे लंबे इंसान का क्या नाम है? ही इज़ दैट पर्सन, ही इज़ वेरी टॉल एंड द हाइट इज़ लेट्स सपोज 8 फीट, 8 फीट ऊंचा इंसान है ये।
आलम चना नहीं, आलम चना वो 7.7 फीट, आलम चना जो थे वो 7.7 फीट थे। ये आलम चना से भी ऊंचे हैं, 8 फीट है ये, 3 इंच ऊंचे उनसे। इनका नाम है ज़िया रशीद। तो ज़िया रशीद इज़ द टॉलेस्ट मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक। तो काफ़ी ऊंचे हैं, डबल ही है मतलब देखा जाए एक तरह से। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स की करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रुपया, रुपया। तो देखो एक तरह से करेंसी मिलती जाती है, ठीक है। करेंसी बहुत जगहों पर क्या होती है, सेम होती है, मिल रही होती है, एक जैसी लग रही होती है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के नाम याद रखें कि जैसे पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपी। इंडिया की करेंसी क्या है, क्या है, रुपया, रुपया। और मालदीव्स की जगह पर रुपया, रुपया, रुपया ही जैसा, रुपया बोलते हैं उसकी। और मलेशिया की करेंसी क्या है, रंगिट, रंगिट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। जापान की क्या है, येन, इस तरह सिंबल भी बनता है उसका। चाइना की क्या है, युआन। बांग्लादेश की क्या है, यस, टका, ठीक है। अफ़गानिस्तान की क्या है, हाँ, डॉलर चल रहा होता है, वैसे इसकी अपनी करेंसी है रोबेल, रोबेल। ईरान की क्या है करेंसी, तुमान, तुमान इज़ इराकी रियासी। सऊदी अरबिया की क्या करेंसी है, या लाजमी एक सवाल पूछेंगे आपसे करेंसी के बारे में केयू में, रियाल। यूए की क्या करेंसी है, दिरहम, यूए दिरहम, गुड। कुवैत की क्या करेंसी है, यस, कुवैती दिनार। सबसे ज़्यादा जो है पैसे हैं वो कुवैती दिनार के ही हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी के, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके पास है अमेरिका की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर्स या अमेरिकन डॉलर्स। डॉलर करेंसी बहुत सारे कंट्री की है, कनाडा के भी यही है, कनाडा के भी डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के भी क्या है बच्चों, डॉलर ही है, सबके डॉलर है, ठीक है। इस तरह से इंग्लैंड की करेंसी क्या है, यस, इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जिसको हम कहते हैं, फिर उसके सिंबल इस तरह से होता है, पाउंड, ठीक है। यूरोप के तमाम कंट्रीज़ की करेंसी क्या है, यूरोप के जितने भी कंट्री उनकी एक सिंपल करेंसी है, यूरो, यस, दिस इज़ यूरो, इस तरह बनाते हैं। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पैसो, अर्जेंटीना पैसो। आई थिंक काफ़ी इतने तो ये मतलब आपको करेंसीज पता होनी चाहिए, डिफरेंट करेंसी हैं, ये फेमस करेंसीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। उसमें रियाल या दिरहम कोई टाइप की चीज़ चलती है शाम की, दो में से कोई एक है। ओमान में रियाल है, इराक में भी रियाल है, ठीक है। ओमानी रियाल कहता है ओमान की जो करेंसी होती है। बहरीन में दिरहम चलती है, कतर में भी रियाल है कतरी, ठीक है। तो ये रुपया जो है वो करेंसी है मालदीव्स की। ईडन ऑफ सिंध किसे कहा जाता है, सिंध की जन्नत किसे कहा जाता है, ये कौन सा शहर है, सिंध की जन्नत मतलब, वरना तो आप कह रहे पूरा जन्नत ही है। सिंध की जन्नत किसे कहा जाता है, लाड़काना को कहा जाता है, ठीक है। सो लाड़कानो और लाड़काना इज़ द ईडन ऑफ सिंध, ठीक है। पता नहीं क्यों कहता है, आई डोंट नो। फुटबॉल कंपटीशन बीपीएल स्टैंड्स फॉर, फुटबॉल देखता है कोई, आप देखते हो, बीपीएल कौन सी लीग होती है, इंग्लैंड की लीग होती है बीपीएल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ बार्कलेस प्रीमियर लीग। इसी को ईपीएल भी कहते हैं ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग इज़ दिस वन। उसमें जो हमारे पास कुछ मतलब मशहूर क्लब्स होते हैं, आर्सेनल है इसके अंदर, चेल्सी इसका एक मशहूर क्लब है,
इस तरह से ये हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड इसका एक बड़ा मशहूर क्लब होता है, और लिवरपूल इसका एक मशहूर क्लब है। मैन सिटी है, मैनचेस्टर सिटी है, वो काफ़ी एक मशहूर क्लब है। तो ये कुछ मशहूर और भी काफ़ी सारे क्लब्स हैं इसके अंदर, फुलहैम है, आर्सेनल है, काफ़ी सारे। तो ये जो ब्रिटिश प्रीमियर लीग, इंग्लैंड के जो फुटबॉल क्लब है ना, फुटबॉल लीग है, उसका नाम है ये। जिसमें से वैसे ज़्यादातर लोग लिवरपूल या मैनचेस्टर यूनाइटेड को पसंद करते हैं, कुछ लोग चेल्सी को भी पसंद कर लेते हैं। तो अच्छा, इस तरह से जो स्पेन की जो लीग चलती है उसको क्या कहते हैं? स्पेन में जो लीग होता है, स्पेनिश लीग को क्या कहा जाता है? यस, ला लीगा। ला लीगा। इसकी दो मशहूर ट्रेनिंग टीम कौन सी हैं? यस, वन इज़ FCB फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड द सेकेंड इज़ रियल मैड्रिड। ठीक है, और इन दोनों के बीच जब मैच होता है तो उसको क्या कहते हैं? एल क्लासिको। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट राइवल्स दे आर ना, मतलब 100 सालों से ये राइवल्स हैं एक दूसरे के, ऐसा समझें। तो उनके बड़े मैचेस सबसे ज़्यादा विनिंग भी इन दोनों की ही है ला लीगा के अंदर। इनमें से बार्सिलोना के जो सबसे मशहूर प्लेयर हैं जो बार्सिलोना में खेलते हैं, इस लियोनेल मेसी। और रियल मैड्रिड में थे पहले जो सबसे मशहूर प्लेयर उसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उसके बाद किस में चले गए? इटालियन लीग में गए थे ना, क्या नाम था उसका? जुवेंटस में, जुवेंटस में चले गए। अभी भी जुवेंटस में शायद है, छोड़। अच्छा, मैन यूनाइटेड में अब आ गए। अच्छा, जुवेंटस में छोड़ दिया उन्होंने। ओके, अच्छा, इस तरह से जो जर्मन लीग होती है, जर्मन लीग को क्या कहते हैं? जर्मनी में जो लीग होती है, बुंडेसलीगा। यस, तुम्हें पता है भाई, बुंडेसलीगा। सबसे अच्छी टीम इसकी, बेस्ट टीम जिस सबसे ज़्यादा विनिंग किया लीग्स को? FC, यस, बायर्न म्यूनिख। क्या बात है भाई, बायर्न म्यूनिख। असल में पाकिस्तान में इतनी रगबत हमें होती नहीं फुटबॉल से। अच्छा, इटाली की लीग क्या है सबसे बड़ी? इटालियन लीग का क्या नाम है? इटालियन सीरिया। यस, सीरिया। इटालियन सीरिया इज़ अ लीग, और सबसे अच्छी टीम इसकी जो सबसे ज़्यादा विनिंग किया है, जुवेंटस और मिलान, AC मिलान। ठीक है सर, काफ़ी पता है आपको तो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं जब पूछता हूँ ना बच्चों से तो बताते नहीं है कोई ये सब चीज़ें, इन्फॉर्मेशन इसकी। हाँ, और ख़ास तौर पर औरंगीटाउन के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं बताते, गुलशन वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ बता देते हैं, तो उनको थोड़ी शौक होता है इसका, टी-शर्ट पहन के घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम ये वाला चलता है, बाबर आजम। तो बार्कलेज प्रीमियर लीग, दिस इज़ द लीग। नेक्स्ट इज विच फिश हैज़ 4 हार्ट्स, नो जॉज, 1 नॉस्ट्रिल एंड नो स्टमक। वो कौन सी मछली होती है जिसके 4 दिल होते हैं, कोई जबड़े नहीं होते, एक नॉस्ट्रिल होती है, एक नाक का सुराख होता है, एंड नो स्टमक, और कोई मैदा नहीं होता उसका? हॉक फिश। हॉक फिश एक ऐसे फिश है, एक बड़ी स्पेशल टाइप की है कि 4 दिल इसके पास हैं, इसके कोई जॉज नहीं है, एक नॉस्ट्रिल है और कोई स्टमक नहीं है, कोई मैदा नहीं होता इसके पास। तो ये हॉक फिश एक स्पेसिफिक, एक रेयर टाइप की फ़िश है। तो बायोलॉजी में समझते होंगे क्या ऐसे कैसे है भाई। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन, एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड? 24 जनवरी। 24 जनवरी को तालीम का आलमी दिन हम मनाते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ये पता आलमी हकूक़ का दिन, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? ये भी नहीं पता। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, जिसको हम कहते हैं इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। विच ऑफ द सार्क कंट्री हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? किस सार्क कंट्री का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? पहले बात तो सार्क कंट्री कौन सी होती है? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ा हुआ सुना होगा आपने उसके बारे में। इसमें सारे के सारे साउथ एशियन नेशंस मौजूद है ना, जनूबी एशियाई ममालिक। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, इसलिए याद रख लें MBBS पेन, MBBS पेन। ठीक है, तो M फॉर दैट इज मालदीव्स, B फॉर दिस इज बांग्लादेश। ठीक है, तो B फॉर हमारे पास बांग्लादेश हो गया। उसके बाद B फॉर हमारे पास हो गया भूटान,
एस फॉर हमारे पास हो गया श्रीलंका, पी फॉर हमारे पास हो गया पाकिस्तान, ए फॉर हमारे पास हो गया अफ़गानिस्तान, आई फॉर हमारे पास हो गया ईरान और एन फॉर हमारे पास हो गया नेपाल। तो ये एमबीबीएस स्पेन, ये कंट्री हैं टोटल 8 जो सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क नेशंस हैं। तो देखिए अफ़गानिस्तान का फ्लैग है, बांग्लादेश है, भूटान का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, ये मालदीव्स का फ्लैग है, ये नेपाल का फ्लैग है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये श्रीलंका का फ्लैग है। तो इन तमाम कंट्री में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? इंडिया की नहीं, इंडिया की 74% है, बांग्लादेश की भी नहीं है, मालदीव्स की है 99% लिटरेसी। मालदीव्स की लिटरेसी रेट है दिस इज़ 99%, इंडिया की 74 है। श्रीलंका सेकंड पे आता है 98% लिटरेसी के साथ, पाकिस्तान को जो छोड़ो आखिरी में हुआ ठीक है। तो मालदीव्स की हाईएस्ट लिटरेसी है तमाम सार्क कंट्रीज़ के अंदर, सार्क नेशंस ये सारे, ठीक है, साउथ एशियन नेशंस। बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू विच कंट्री? बोल्शेविक रेवोल्यूशन किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन एक इनकलाब है जिसको हम रेड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, लाल इनकलाब जिसको कहा जाता है। तो वो किस कंट्री में आया था, जिसको हेड किया था इन साहब ने, जिनका नाम है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो किस कंट्री में आया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन? बोल्शेविक पार्टी के ये सरबराह थे, इसी को रेड रेवोल्यूशन, सुर्ख इनकलाब कहा जाता है। जब लाल लाल लहराएगा तब वोट सिखाने आएगा। क्या था लाल, क्या है, व्हाट इज़ दिस रेड रेवोल्यूशन? गांधी की तरह बैठ के काटेंगे कुछ चरखा, लेनिन की तरह दुनिया को हिला ना देंगे हम, कहा था ना ये उसने, हसरत मोहानी ने। अरे भाई रशिया का रेवोल्यूशन थे ये, कम्युनिज़्म लेकर आए थे रशिया में, ये कम्युनिस्ट कंट्री रशिया को बनाना है। तो सोवियत यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी, यूएसएसआर बना था, दैट इज़ लेनिन। इससे पहले जो थी बादशाहत थी, ज़ार डायनेस्टी हुकूमत क्या करती थी, ज़ार बादशाहत को ख़त्म करके रेवोल्यूशन लाया गया था। तो ये फर्स्ट थे लेनिन, सेकंड स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स? किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं? चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास ही है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा है। 45,000 बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब इसके पास मौजूद है, 45,000, ठीक है। When is the सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान? सोवियत यूनियन ने रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब इन्वेड किया, कब हमला किया, कब किया? ईयर बता दो, कब किया? 24 दिसंबर 1979 में किया था सोवियत यूनियन ने, अफगानिस्तान पर हमला किया था। अफगानिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया था उनकी फ़ौजों को। 1989 में 10 साल के बाद ये जंग ख़त्म हुई थी और सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था, डिक्लाइन हुआ था और टूटी थी। और जो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो मुसलमान थे, तालिबान जो लड़ रहे थे उसके ख़िलाफ़, तो उनके जो लीडर थे, ही वॉज दैट पर्सन अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर मुजाहिद, ठीक है, एंड ही वॉज द मैन बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड दे एक्चुअली डिफीटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज रशिया। इट वॉज अ ग्रेट डेज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। When was January 1st was celebrated as New Year for the first time? पहली बार 1 जनवरी को न्यू ईयर किस साल में कब बनाया गया? तो ये दिस पर्सन इज़ अ रोमन एम्पायर। ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं ये रोमन एम्पायर हैं जिनका नाम क्या है? जूलियस सीज़र। और इन्होंने ही कैलेंडर को बनाया था। हमारा जो कैलेंडर है इन्होंने बनाया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर जो कैलेंडर हमारा होता है उसको लोग बोलते हैं जूलियन कैलेंडर, बाय द नेम आफ्टर जूलियस सीज़र। और इन्हीं जूलियस सीज़र के नाम से जुलाई का महीना हमारे कैलेंडर में मौजूद है, द मंथ ऑफ जुलाई, नेम्ड आफ्टर जूलियस सीज़र। और उनके एक भाई थे ऑगस्टस सीज़र, उनके नाम पर अगस्त का महीना है, ठीक है। तो ये सब इन रोमन बादशाहों के नाम पे सारे महीनों के नाम रखे गए। तो रोमन्स ने बनाया था, ये रोमन एम्पायर थे। तो पहली बार, अच्छा याद रखिएगा, बच्चे क्या कहते हैं कि सर जो 1 AD में बनाया गया होगा पहली बार, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं है। हमारी ये कैलेंडर AD से शुरू होने से भी 45 ईयर्स पहले शुरू हो चुका था। तो 45 BC में, 45 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 45 साल पहले ही जो है पहली बार क्या हुआ था कि ये कैलेंडर पहली बार हैप्पी न्यू ईयर मनाया गया था। मतलब इस कैलेंडर के शुरू होने से भी 45 साल पहले न्यू ईयर मनाना शुरू किया जा चुका था, ठीक है। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसको 1 AD कहा गया, 1 एरो डोमिनाई, ठीक है।
इजिप्ट इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, मिस्र किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? इजिप्ट ये जो मिस्र का मुल्क है वो किस कॉन्टिनेंट में, किस बर-ए-आज़म में मौजूद है? मिस्र दिख रहा है ना, ये कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, ये मिस्र इजिप्ट अफ्रीका के अंदर मौजूद है। यस, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, दिस इज़ यूरोप, हियर इज़ एशिया, ये ठीक है। और इधर आ जाएंगे तो दिस इज़ अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। तो अफ्रीका के अंदर इजिप्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो और ये हॉर्न ऑफ बताया था ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, पिछली क्लास में बताया था, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड सोमालिया, एंड दिस इज़ द मोराकिश, द लास्ट कंट्री, आफ्टर दैट अटलांटिक ओशन विल बी देयर, ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड मैप आपको पता नहीं चाहिए, इसके एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है वर्ल्ड मैप का, अलग से 1.5 घंटे का लेक्चर है, वर्ल्ड मैप को डिस्क्राइब किया उसके अंदर, तो एक बार घर पे देखना हो तो देखना, वर्ल्ड मैप के ऊपर है, मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन वो मैंने CSS वालों के लिए बनाया था, जो CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुपीरियर सिविल सुपीरियर सर्विसेज के लिए, बट आपके भी काम आ जाएगा वो, तो डिटेल में है बट काम आएगा। तो अफ्रीका में मौजूद है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट गुरुद्वार ऑफ सिख आपको पता है गुरुद्वार में इबादत करते हैं, सबसे बड़ा गुरुद्वार सिखों का कहाँ है दुनिया में, किस जगह पर? करतारपुर कॉरिडोर है ना हमारा जो बना है, तो करतारपुर में सिखों का सबसे बड़ा जो है ना गुरुद्वार मौजूद है। करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान के दौर में बनाया गया, इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए। देखिए सब के में पूछा गया ना, सब याद रखें, और आसान है, ये तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये तो याद होना ही चाहिए यार किसी को। ये क्यू वाले नहीं भी पूछे तो हमें पता होना चाहिए सब, फिर हेड से बात इतना तो इल्म होना चाहिए ना हमें। हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNO इज सिचुएटेड इन विच सिटी? न्यूयॉर्क के अंदर, या सेक्रेटेरिएट कहते हैं उसको। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो UNO है उसका हेडक्वार्टर मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। हु वॉज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन दे दूँ? पहली बता दिया उसने, शक्ल जानते हो, पीछे मलेशिया का झंडा भी है। सो दिस इज़ महातीर मोहम्मद, 92 ईयर्स में रिटायर हुए थे, 92 साल की उम्र में। तो ही इज़ महातीर मोहम्मद, द मैन हु इज़ बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मलेशिया, एंड ही मेड द मलेशिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लाइक कोलालमपुर और द मोस्ट अदर सिटीज़। तो ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम लीडर, महातीर मोहम्मद। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय, किसने लिखा नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? यस, बहुत आसान है, किसने लिखा द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? चलो हिंट दे देता हूँ, अल्लामा इकबाल, ठीक है, जमीलुद्दीन आली और हफीज़ जालंधरी और फैज़ अहमद फैज़। हफीज़ जालंधरी ने लिखा था भाई, हफीज़ जालंधरी ने इस कौमी तराने को लिखा, ठीक है। हु चोज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चलो शुक्र है, पहला सवाल तो तुमने बताया, चौधरी अहमद अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, ठीक है। नेम द क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड इन खैबर एजेंसी एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय जनरल राहिल शरीफ इन 2016। 2016 में जनरल राहिल शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टेडियम को इनॉग्रेट किया था, उस स्टेडियम का नाम क्या था? शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम, शाहिद अफरीदी के नाम पर ये स्टेडियम KPK में, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन रद्दुल फसाद ऑन विच ईयर? रद्दुल फसाद, कि जिस तरह के भी फसाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको ख़त्म किया जाए, किस ईयर में पाकिस्तान आर्मी ने रद्दुल फसाद शुरू किया? ये शुरू किया था 22 फरवरी 2017 में, एक एक करके तमाम तरह से दीवार से लगाया गया पार्टीज़ को, ठीक है। मतलब कि ज़रब-ए-अज़ब उससे पहले हुआ है, ज़रब-ए-अज़ब तो फॉर तालिबानाइजेशंस के लिए था, तालिबान के लिए, और जो रद्दुल फसाद है वो असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर था, जो उनकी गुंडागर्दी उसको ख़त्म किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने 22 फरवरी 2017 को शुरू किया था और अब तो ख़त्म भी हो चुका है। लेबर डे किस दिन को मनाया जाता है? ये तो आसान है, लेबर डे किस ईयर में मनाते हैं? 1 मई को, 1 मई को मनाते हैं लेबर डे, छुट्टी होती है भाई हर साल लेबर डे में,
हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसने सबसे बड़ा टेन्योर अपना पूरा किया था। ठीक है, 4 साल और कुछ महीने थे। इस सेकंड नंबर पे लियाकत अली खान आते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी है। पूरे 5 साल की कैबिनेट अपना पूरा करके गए थे ये, और पाकिस्तान की पहली कैबिनेट थी जिसने अपना वक्त पूरा किया था। जरदारी वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट पॉलिटिशियन।